Assalamualaikum. Welcome to Math Journey with me. Today we discuss chapter number 1. The topic is matrix and determinants. What is matrix? What is matrix? सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है व्हाट इज मैट्रिक्स. मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स हम कहते हैं नंबर ऑफ अरे को, नंबर्स ऑफ अरे. अरे लाइक हम उसको कह सकते हैं एक अरेंजमेंट. जैसे कि अरेंजमेंट हम कहते हैं किसी भी नंबर को तरतीब देना. लाइक हमारे पास है 0 1 2 3 4 5 6 7. अब इसको एक ख़ास तरीके से अरेंज करना, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8. अब इस तरतीब से इसको अरेंज करना, इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ़ अरे. अब जैसे कि आपको पता है कि अब ये जो है इसमें हम एक चीज़ बचा रही है कि ये एक रो के फॉर्म में है और एक कॉलम के फॉर्म में है. अब हम कहेंगे व्हाट इज़ रो एंड व्हाट इज़ कॉलम. व्हाट इज़ रो, व्हाट इज़ कॉलम. रो हम कहते हैं इस चीज़ को जो लेटी हुई मतलब कि जो हॉरिजेंटल हो, और जो खड़ी हुई है इस फॉर्म में उसको हम कहते हैं कॉलम, और इसको कहते हैं वर्टिकल. अब हमें पता है कि जो लेटी होती है हमेशा वो हम उसे कहते हैं रो, जो कि एक्स एक्सिस में होती है जिसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन, और जो कि खड़ी होती है लाइक इस फॉर्म में जिसे हम कॉलम कहते हैं, जो होती है वाई एक्सिस में, और ये हम इसे कहते हैं वर्टिकल लाइन. ये हमारा होता है रो जो लेटी हो, और जो खड़ी हो उसे हम वर्टिकल लाइन कहते हैं. जैसे कि हम बुक में इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. इन मैट्रिक्स ए दी एंटिटीज़. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ एंटिटीज़. एंटिटीज़ कहते हैं जो भी नंबर्स हों, जैसे कि अब मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर्स हैं इसको हम एंटिटीज़ कहते हैं. एंटिटीज़ प्रेजेंट इन हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड रो. जो कि हॉरिजेंटल जो लेटी हुई लाइन है एक्स एक्सिस में, उसको हम कहते हैं कि ये रो है. जैसे कि अब हम देख सकते हैं कि हम कॉलम, लाइक हमने पढ़ा है कि कॉलम जो होती है खड़ी हुई फॉर्म को कहते हैं, जो कि वर्टिकल लाइन होती है उसे हम हॉरिजेंटल कहते हैं. अब इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. इन मैट्रिक्स बी ऑल दी एंटिटीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स. की जो खड़ी हुई लाइन है उसको हम कॉलम. अब आगे हमारे पास है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरह हम फाइंड करते हैं, उसके लिए उसने हमारी डेफिनेशन दी हुई है. द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर. कि ऐसा ऑर्डर जिसमें रो और कॉलम्स हों. अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था कि रो किसे हम कहते हैं, रो हम उसको कहते हैं जो कि हॉरिजेंटल लाइन यानी कि लेटी हो, और कॉलम हम उसको कहते हैं जो कि वर्टिकल लाइन हो यानी कि खड़ी हो. उन दोनों का जो कम्बिनेशन है उससे मिला के एक मैट्रिक्स बनता है. जैसे कि उन्होंने हमें नीचे एक एग्जाम्पल दे दी है मैट्रिक्स की. अब देख सकते हैं जैसे कि अब उन्होंने एग्जाम्पल हमें दी हुई है. ठीक है, अब उन्होंने क्या है ऑर्डर बाय 2/3. अब बच्चों को दिमाग में क्वेश्चन आएगा लाइक कि 2/3 क्या है और ये कैसे आया. तो अब हम इधर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं. ऑफ अ मैट्रिक्स, जैसे कि तो उन्होंने बात की रो एंड कॉलम्स. ठीक है, रो मीन्स से लेटी हुई एंड कॉलम्स खड़ी हुई. ठीक है, अब हमारे पास एक मैट्रिक्स उन्होंने हमें दिया हुआ है. कौन सा? 0 1 2 3 4 5. अब हमें पता चलना चाहिए कि मतलब कि ऑर्डर क्या होता है. व्हाट इज़ ऑर्डर. ऑर्डर का मतलब ये होता है कि इसमें कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं. लाइक इसमें हमारे पास है 1 2 3, ये है कॉलम्स. कॉलम हमारे पास 3 है, और रोज़ कितनी है, इधर हमारे पास 1 2 रोज़ हैं. ठीक है, अब हम लिख सकते हैं इसको. ऑर्डर लिखने का तरीका होता है 2/3. अब आपको पता नहीं चल रहा है 2 क्या है. लाइक सबसे पहले हम लिखते हैं रोज़ है. हमेशा सबसे पहले रोज़ लिखी जाती है ऑर्डर में, फिर उसके बाद सेकंड में हम उसका कॉलम लिखते हैं. ठीक है, इसको लिखेंगे हम रोज़ बाय कॉलम. ठीक है, हमारे पास रो कितनी थी, 1 2 रोज़ थी, बाय कॉलम कितने थे, 1 2 3. हमारे पास 3 कॉलम्स. जैसे कि अभी हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात की कि रो कहते हैं, रो एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन को हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं. जैसे कि उसका ऑर्डर भी हमने आगे नीचे देख लिया है. अब हम नीचे चलते हैं कि वो कह रहे हैं इक्वल मैट्रिक्स क्या है. इक्वल मैट्रिक्स के लिए वो कहते हैं लेट ए एंड बी, 2 मैट्रिक्स की 2 मैट्रिक्स है, एक ए नाम का एंड बी नाम का. देन ए इज सेड टू बी इक्वल, कि ए बराबर होना चाहिए टू बी के, एंड डोनेटेड बाय ए इज इक्वल बी. इसको इस तरह डोनेट किया जाता है इफ़ एंड ओनली इफ़. अब उन्होंने इधर 2 कंडीशंस दे दी हैं कि इक्वल जो मैट्रिक्स है वो सिर्फ 2 कंडीशन की वजह से ही ट्रू हो सकता है. फर्स्ट वन इज द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल दी ऑर्डर ऑफ बी. ए बराबर होना चाहिए बी के, फिर ही वो इक्वल मैट्रिक्स हो सकता है. वन कंडीशन ये होनी चाहिए. और सेकंड वन इज़ देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंटिटीज़ आर इक्वल, क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग एंटिटीज़ भी बराबर होनी चाहिए. लाइक एंटिटीज़ का तो हमें पता चल गया है कि एंटिटीज़ जो होती है अंदर जो नंबर्स दिए होते हैं मैट्रिक्स के अंदर उसको हम एंटिटीज़ कहते हैं. बट कोरिस्पॉन्डिंग क्या है, लाइक अब हम इसकी बात डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ कोरिस्पॉन्डिंग. तो आप देख सकते हैं कोरिस्पॉन्डिंग हम कहते हैं कि जैसे हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है 1 3 -4 एंड 2 का.
तो अब पहली बात कि ये दोनों मैट्रिक्स लाइक इक्वल होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट बात होती है कि 2 3 एंड 4 2, ठीक है, ये इक्वल होने चाहिए, ये भी बराबर और ये भी बराबर हो, पहली बात। और जब कोरिस्पॉन्डिंग की बात की जा रही है मीन्स टू से, अब ये तो 1 है ना, तो लाइक इसकी जो जगह है ना वो ही, अगला जो मैट्रिक्स है लाइक ये ए मैट्रिक्स है और जो बी मैट्रिक्स है, जो ए मैट्रिक्स में उसकी जगह है बी मैट्रिक्स में भी वही जगह हो। जैसे हम 2 है 2 का अगला हम बी मैट्रिक्स में देखेंगे तो वही जगह होनी चाहिए, इसे हम कहते हैं कोरिस्पॉन्डिंग एंटिटीज़ की, जो जो ए में जगह उसकी है वही बी में भी उसी की वही जगह होनी चाहिए। जैसे कि इन्होंने वही बात की है, नीचे उन्होंने हमें एग्जांपल्स दे के इस चीज़ को समझा दिया है। अब आगे जैसे कि हमारे पास एक्सरसाइज आ रही है, अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने क्या, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, हमने इस चीज़ का ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर फाइंड करने का भी हमने तरीका पीछे क्या पढ़ा है कि ऑर्डर किसे कहते हैं, कि इसकी ऑर्डर मतलब कि 2/4 मतलब कि रो बाय कॉलम कितने हैं, ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। इसको हम देखते हुए अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। अब पार्ट ए है, उन्होंने हमें एक मैट्रिक्स दिया, उन्होंने कहा कि उसका ऑर्डर फाइंड करना है। हमें पता है पहले कि ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, रो बाय कॉलम, ठीक है, ये हमारा इसका एक फॉर्मूला है। जैसे कि अब उन्होंने कहा कि इसका ऑर्डर फाइंड करना है फॉलोइंग मीन्स से जो दर्ज दी गए हुए हैं मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमने इसको देखना है कि हमारे पास रो कितनी है, 1 2, 2 रो है, तो पहले हम रो लिखते हैं बाय, और हमारे पास कॉलम कितने हैं 1 2, 2 कॉलम्स है, तो हम लिखेंगे 2 रो 2 कॉलम। जैसे कि मैंने सारे क्वेश्चंस नोट कर लिए हैं, अब हम इसके ऑर्डर फाइंड करते हैं। अब इसका ऑर्डर फाइंड करते हैं, इसके भी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। पहले हम रो लिखेंगे देन हम कॉलम लिखेंगे। अब हम नीचे मैट्रिक्स में आते हैं, इसमें 1 2 ये रोज़ ये कॉलम हो गया और एक रो है, तो हम इसे लिखेंगे 1/2 कि एक रो है और 2 उसके कॉलम्स हैं। अब नीचे हम देखते हैं तो इसमें जस्ट 1 कॉलम है और रोज़ कितनी है 1 2 3, 3 रोज़ हैं बाय 1 कॉलम है। अब इसमें हम देखते हैं कितनी रोज़ हैं 1 2 3, 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, 3 रोज़ बाय 2 कॉलम्स। अब इसमें देखते हैं इस मैट्रिक्स का है 1 रो, क्योंकि एक ही रो है और एक ही इसका कॉलम है, बाय 1 कॉलम। अब इसमें देखते हैं 1 2 3, इसके 3 रोज़ हैं, 3 रोज़ बाय कितने कॉलम है 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं। अब इस मैट्रिक्स का देखते हैं 1 2 रोज़ हैं 2 बाय, अब कितने कॉलम्स हैं 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब इक्वल मैट्रिक्स का हमने पीछे 2 इक्वेशंस पढ़ी थी, लाइक कि वो एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए और उसकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंटिटीज़ भी इक्वल होनी चाहिए। आपको इस तरह समझ नहीं लगेगी तो इसकी हम एक्सरसाइज करते हैं, फिर आपको इसकी समझ लग जाएगी। अब मैंने सारा राइट कर लिया है, अब हम लोग इसकी देखते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारे पास 2 है, जैसे कि उन्होंने कहा है कि आपने इक्वल मैट्रिक्स बताने हैं। अब हम देखने हैं कि हमारे पास ए पार्ट उन्होंने दिया हुआ है 3। अब हमने इन सब में से देखना है कि ऐसी कौन सी 2 एंटिटीज़ हैं कि जिनको माइनस या प्लस माइनस करने से उसका आंसर 3 आता है। पहला हमारे पास है ए इज़ इक्वल √3, ठीक है। अब हमने मैट्रिक्स ढूंढना है। अब देखिए 3 के अंदर 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है और ये जस्ट 1 रो एंड 1 कॉलम है। अब ये हमारे पास ए है, ए को हम देखना है कि ये हमारी किस एंटिटी के इक्वल है, ठीक है, ये बी के इक्वल नहीं है। अब हम देखते हैं सी में। अब उन्होंने क्या 5 - 2 सॉरी 5 - 2 मतलब कि 5 में से अगर हम 2 निकालें, 5 में से 2 निकालें तो हमारे पास 3 आता है। मीन्स टू से इक्वल हो सकते हैं एक दूसरे के, इसका भी आंसर है था, इसका भी, तो मीन्स टू से ये दोनों इक्वल हैं। हम लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू सी कि ए की एंटिटी बराबर है बी की एंटिटी के, ए मैट्रिक्स बराबर है बी के। तो हमारे पास पहला ऑप्शन आंसर आ गया है ए बराबर है सी के। अब हमारे पास दूसरा है बी मैट्रिक्स क्या है, उन्होंने कहा है 3 एंड 5 कि मतलब कि ये हमारे पास है 2 एंटिटीज़, ठीक है। अब हमने पहले देखना है डी वाले में कि हमारे पास 2 एंटिटीज़ है 5 एंड 3। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये डी के पास तो है कि मतलब कि 2 एंटिटीज़ हैं, लाइक इसमें भी 2 एंटिटीज़ हैं, बट फिर क्या है कि ये ऑपोजिट है, मतलब कि 3 की हमने पहले तो बात की थी कि दोनों इक्वल हो, मतलब कि होनी चाहिए। इसमें भी 2 रो हैं 2 कॉलम्स हैं और इसमें भी 2 रो 2 कॉलम्स है, ये बात तो हमारी एक दफ़ा ट्रू होगी, पहली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई है। अब सेकंड कंडीशन क्या थी कि जो हमने बात की थी कोरिस्पॉन्डिंग एंटिटीज़ की, कि लाइक जैसे भी इधर 3 है ना, तो इधर 5 की जगह तो 3 ही होना चाहिए था, कि 3 को अपनी ही जगह होना चाहिए था। ये कंडीशन थी हमारी कि 5 की जगह 5 एंड 3 की जगह 3 होना चाहिए, बट ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो मीन्स टू से ये मैट्रिक्स हमारा नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं, तो इसमें 2 रो बट 2 कॉलम है, बट इसमें तो 1 रो है, इसका मतलब ये एंटिटी भी नहीं हो सकती। आगे चलते हैं, इसमें 2 रो है 1 कॉलम है, ये भी नहीं हो सकती। आगे चलते हैं, इसमें कहते हैं इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ये इसमें आ जाता है 2 और इसको करते हैं प्लस तो इसमें आता है 6 2 और 6, मीन्स टू से ये हमारी उससे नहीं मैच हो रही। और आगे इसको देख लें, ये भी हमारी नहीं मैच हो रही। अब इसको देखते हैं, ये हमारी 3 है ओके, और 3 2 5 मतलब कि ये एंटिटी हमारी इस तरह बन रही है। क्या ये हमारी 2 से मैच हो रही है, बी से मैच हो रही है? यस। अब हम कह सकते हैं कि बी इज़ इक्वल टू आई के इक्वल है, क्योंकि बी की एंटिटी इक्वल है आई की एंटिटी का, इसको हमने प्लस किया तो लाइक ये 5 आ गया है, इसका मतलब बी की एंटिटी बराबर है आई की एंटिटी से, ठीक है। अब हमारे पास रह गया एफ ई रह गया हमारे पास, ई की एंटिटी थी 4062। अब हमने पढ़ा था ये 2 रो है लाइक 2 कॉलम है, तो हमारी एंटिटी को इक्वल करने के लिए हमें 2 रो 2 कॉलम चाहिए हैं। तो अब ये तो हमने इसको किया था माइनस किया तो इसका 2 आ गया, ये 6 आ गया, मतलब कि ये तो 1 रो 1 कॉलम है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। अब इसको देखते हैं तो 0 4 6 2 मतलब कि पहले तो है 2 रो है
दो ही कॉलम है, मीन्स टू से ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब सेकंड कंडीशन क्या मतलब कि वो अपनी जगह में है, यस वो अपनी जगह में है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू एज, हम लिख सकते हैं। अब आगे और देखते हैं कि आगे और किसी से मैच हो रही है, ये हमने देख लिया था। अभी देखते हैं इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 4, 2 में 2 निकाला 0, 4 5 6 एंड 2 + 0 इज इक्वल 2। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। पहले देखते हैं कि दो रो हैं, यस दो कॉलम्स है, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करी है। एंड सेकंड क्या था कि इनके दोनों इक्वल मैट्रिक्स होने चाहिए, ठीक है। हम देखते हैं 4 का 4 0 6 एंड 2, मतलब कि ये इस चीज़ को भी सेटिस्फाई करी है, मीन्स टू से ई एज और जे इक्वल हैं। अब हमारे पास अगले क्या है, एफ के पास हमारे पास है सिर्फ 1 कॉलम एंड 2 रोज। अब ये वाली कंडीशन हम कहाँ सेटिस्फाई करेंगे, देखते हैं। जैसे हमने किया था कि इसमें 1 रो है 2 कॉलम है, ये तो हमने देखा पहली कंडीशन होगी सेटिस्फाई। एंड देन अब इसमें क्या था 2 2 एंड 6 6, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं एफ इज़ इक्वल टू जी। तो इधर आप देख सकते हैं कि हमारा सारा क्वेश्चन हल हो गया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन की समझ नहीं लगती तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई मैट्रिक्स इक्वेशन। अब हमारे पास क्वेश्चन उन्होंने हमें कहा कि हमने वैल्यूज़ को फाइंड करना है, किस किस की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, ए बी सी एंड डी की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। हमारे पास फाइंड्स वैल्यू कौन कौन सी है, किस किस को फाइंड करना है, ए बी सी एंड डी की। अब उन्होंने हमें कहा है कि ये मैट्रिक्स हमने बनाना है, मीन्स से उन्होंने इसके अंदर इक्वल का साइन लगाया है। इसका मतलब ये है कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स की हमने दो कंडीशन देखी थी। फर्स्ट कंडीशन के वो एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, और उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंटिटीज़ भी एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। मतलब जैसे कि इधर मैट्रिक्स ए है, उसकी जगह ए में जो है ए होगी तो बी में भी उसकी वैल्यूज़ वही होनी चाहिए है, ठीक है। अब हम इसको हल करते हैं। लाइक पहले हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं एक जगह ए ये इक्वल है, जैसे कि हम लिखते हैं ए प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 फर्स्ट, एंड सेकेंड हम लिखते हैं ए प्लस बी ए प्लस 2b इज़ इक्वल टू, इसके आगे क्या है -7, ठीक है। C माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3, और क्या है 4d माइनस 6 इज़ इक्वल टू 2d। इसके आगे इक्वेशन हम इसको हम कह सकते हैं, दिस वन इज़ इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इसको हम इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखें तो हमें इसमें से क्या समझ लगता है। लाइक अगर हम लोग देखें ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है, सी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, मीन्स टू से हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ना ए है ना बी है। तो अब हम दूसरी इक्वेशन में देखते हैं, इधर ए नहीं है हमारे पास, इधर उन्होंने मेरे से बी दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं निकल सकती। लाइक हम अगर इक्वेशन 3 को देखें तो इसमें हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, लाइक इसमें हम सी की वैल्यू निकाल फ्रॉम इक्वेशन 3 C-1 इज इक्वल 3, सी इधर इज इक्वल 3 उधर रहेगा, -1 जो इस तरफ माना दूसरी साइड में जाएगा इज इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं C इज इक्वल 4। हमारे पास C का आंसर निकला है। अब हमने इस C के आंसर को पुट करना है इक्वेशन 1 में। पुट C इज इक्वल 4 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है, A प्लस सी इज इक्वल टू 0, लाइक A प्लस, अब C हमारे पास क्या आंसर आया है 4, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A इज इक्वल -4, क्योंकि इस इज इक्वल के इधर प्लस है तो इज इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, बी सी की वैल्यू आ गई। इस ए माइनस ए को हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, इस वाली इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे। हम लिख सकते हैं पुट ए इज इक्वल -4 इन इक्वेशन 2। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है A प्लस 2b इज इक्वल -7। अब इसमें हम पुट करेंगे ए की वैल्यू, ए हमारे पास आया -4, तो ए की वैल्यू हमारे पास -4 है, -4 प्लस 2b इज इक्वल -7, 2b इधर रहेगा इज इक्वल -7 भी वैसे होगा एज इट इज़, बस हमने ये वाली वैल्यू को -4 को उठा के इज इक्वल की दूसरी तरफ ले जाना है। ये माइनस में तो उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। 7 में से 4 निकाले तो हमारे पास 3 बचेगा, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो इसलिए हम इसके साथ माइनस साइन लगाएंगे। 2b वैसे ही, अब b इधर रहेगा। अब इधर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दूसरी तरफ जाएंगे, इज इक्वल की दूसरी तरफ जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, -3 डिवाइड 2। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 का आंसर भी आ, जैसे कि हमारे पास वैल्यू आ गई थी b की। अब हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 4 की फाइंड करनी है, तो हम इसमें करेंगे 4d। अब इज इक्वल के वो 2d उस तरफ है तो हम जब इस तरफ लेके आएंगे, उस तरफ प्लस में था इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल अब ये माइनस दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 4d में से -2d किया तो हमारे पास 2d इज इक्वल 6। अब d इधर ही रह जाएगा, 6 है तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाके ये हो जाएंगे डिवाइड, तो 3 2 6। तो अब हम इधर कह सकते हैं d इज इक्वल टू, सॉरी इससे थोड़ा सा गलत हो गया है, ये आएगा 2, क्योंकि इधर हमारे पास 2 है तो 2 इधर आ जाएगा, 2 3 6, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। तो अब हम कह सकते हैं हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई। a की वैल्यू थी -4, b की वैल्यू थी -3/2, c की वैल्यूज़ थी हमारे पास 4, d की वैल्यू थी 3। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन तो पढ़ ली कि उन्होंने हमें कहा कि ये वैल्यूज़ इक्वल हैं। अब हमने ये बताना है कि क्या कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ इनकी एक दूसरे के इक्वल हैं कि नहीं है। अब हम सेम एज इट इज़ इनकी इधर वैल्यूज़ लिखेंगे इधर। अब उन्होंने हमें कहा था a प्लस सी a प्लस 2b C-1 4d -6 इज इक्वल -7 3 2d।
ये सिर्फ हम उसकी चेकिंग कर रहे हैं कि क्या वाकई ही हमारी इक्वेशन ट्रू है कि फॉल है। बस आपका आंसर वैसे इतना ही है, बट ये हम उसकी चेकिंग कर रहे हैं क्या वाकई ही एक दूसरे के एक कॉरिस्पॉन्डिंग है। अब ए की वैल्यू हमारे पास थी -4, बी की वैल्यू सी की वैल्यू थी 4, ए की वैल्यू -4 प्लस 2, आगे थी बी की वैल्यू -3/2, सी की वैल्यू हमारे पास थी 4 -1 4, डी की वैल्यू हमारे पास थी 3 -6। अब हम इनको हल कर लेते हैं। तो 4 माइनस इनको हमने किया प्लस माइनस किया तो 0 आ गया। अब ये 2 ये कट गया आपस में, -4 -3 का आंसर आ गया -7। 4 में से 1 निकाला 3, 4 3 था 12, 12 - 6, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया। तो हमारे पास आंसर आता है 6। अब आप लोग कह सकते हैं, हम पहले देखते हैं कि वैल्यूज इक्वल हैं। अब ये वैल्यूज इक्वल थे इसके, ठीक है। अब देखते हैं इसका आंसर था 0 0 -7 3 3। अब इधर 2D है और इधर 6 है। तो अब आप लोग का क्वेश्चन आने क्या है कि ये कैसे हुआ, ये मतलब कि इसका आंसर चेंज, इसका आंसर चेंज नहीं है। लाइक इसका ये सीन है कि जो 2D है ना, इसके अंदर 2 है और D की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 3 2 6, तो लाइक ये दोनों इक्वल हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमारे पास हम ये चेकिंग भी हमने कर ली है कि ये इक्वल मैट्रिक्स है, जो कि इसका कोरिस्पॉन्डिंग और इसकी A + B दोनों इक्वल है। ये दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई करता है। और ये आज का हमारा लेक्चर था। होप कि आप लोग को एक एक चीज़ की समझ लगी होगी। प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल। और जिस चीज़ की आपको नहीं समझ लगी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।